बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ बेसिकली एक्सप्लेन करता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज एंड द करंट। सो लेट मी एक्सप्लेन इट। आपने अभी तक पढ़ा जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट्स वर इन डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स कि आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज में अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती थी, लेकिन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्जेस, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज के एक ही मटेरियल के लिए डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो उसके जो फिनोमेना थे वो डिफरेंट थे। उन मटेरियल्स को हमने मैग्नेट्स का नाम दिया। उनके अराउंड वो रीजन जहाँ पर उनका इफेक्ट फील किया जा सकता था, द रीजन अराउंड विच द इफेक्ट्स वाज फेल्ट दैट दे वर द कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हमने ये पढ़ा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इफ यू प्लेस अ चार्ज, then magnetic field exerts a force on that charge, and if we place a current carrying wire in an external magnetic field, then the wire is acted by a force। जैसे आपने इस फॉर्म में पढ़ा था कि magnetic force on a moving charge and magnetic force on a current carrying wire, but in this topic we are calculating the magnetic field due to a current carrying wire। दोनों opposite चीज है कि आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है। हमें ये पता है इनिशियली कि आपके पास जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इंड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट के चेंज होने से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, तो उस तरह से हमने फिर फेराडेज लॉ का ये पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट इंड्यूस होता है। सो आज हम देखेंगे ये पढ़ेंगे हम कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। बेसिकली आपके पास जब हम बात करते हैं ना फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो हम चार्ज को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। बट जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, तो दिस बेसिकली डिस्क्राइब्स कि इफ अ चार्ज q is moving in some particular region of space, so a magnetic field is created around that charge, and the magnitude of that magnetic field is determined by the Biot-Savart law. So this explains about how we calculate observe the magnetic field. This is a current carrying wire. In a current carrying wire, and a magnetic field is produced around this wire, and this direction can be determined by the magnetic compass. अब ये जो चार्ज है, अगर आपके पास एक चार्ज क्यू है जो इस तरह से मूव कर रहा है, मैं आपको बुक से और बोर्ड दोनों चीजें बताती हूँ। अगर एक चार्ज क्यू है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये v उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सो उसके अराउंड आपके पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अब आपके पास इस रीजन में अगर देखो इस बोर्ड में, अगर यहाँ से चार्ज एंटर हो रहा है तो जैसे जैसे चार्ज मूव कर रहा है, एज अ चार्ज इज मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ मूव कर रही है। तो आपके पास एक कोई कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डिस्क्रीट मैग्नेटिक फील्ड है। एक पॉइंट पे है, एक पे नहीं है। जैसे जैसे चार्ज मूव कर रहा है पीछे से फील्ड कम होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में चार्ज को इस तरह से मूव करते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उसकी फील्ड फाइंड करते हैं, तो वी ऑब्जर्व फ्यू पॉइंट्स, जिनमें से पहला पॉइंट ये नंबर 1, द फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड आल्सो टू द चार्ज क्यू। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू एंड वेलोसिटी। एंड इफ v रिवर्सेस द डायरेक्शन और q चेंजेस साइन, अगर आप v की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यानी अगर v पहले फॉरवर्ड मूव कर रहा था, अब अगर वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए भी आपके पास फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। द फील्ड इज जीरो एट पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ v फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड इन द अदर डायरेक्शंस रिलेटिव टू v एज शोन इन दिस। हमारे पास ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन ये है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं इन दिस डायरेक्शन, अगर हम वेलोसिटी के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज इज जीरो। उस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो उस चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप इस एंगल को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पॉइंट पे देखें, ये आपके पास ये डिफरेंट रेडियल लाइंस है ना, अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट नंबर 1 पे, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है अगर आप वेलोसिटी के बिल्कुल पैरेलल है। अगर आप किसी फाई एंगल पे आते हैं
तो हमारे पास इस पॉइंट पे ये नंबर 3 वेक्टर से आप शो कर रहे हैं कि ये क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। अब क्योंकि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो अलोंग द टेंजेंट आएगी। दिस इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे ये, फिर अगर आप 1 पॉइंट पे देखो, पॉइंट नंबर 1 पे देखो तो ये क्या इस एंगल के प्रोपोर्शनल है। और अगर आप 2 पे देखो तो आपके पास एंगल तो सेम है, लेकिन 1 और 2 के दरमियान ये जो r का डिस्टेंस है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का 1 पॉइंट से डिस्टेंस कम है और 2 पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा है। So, इसका मतलब है कि as we move away from the charge, the intensity of the value of the magnetic field decreases. तो आपके पास 1 पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2 पे उसका कम है। सो हम ये कह सकते हैं फिर कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। सो अगर हम इन सारी क्वांटिटीज को कंबाइन करते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्यू वी साइन फाई ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी अब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, साइन फाई के प्रोपोर्शनल है और आर स्केयर के प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से सब्स्टिट्यूट कर दें तो बी बिकम्स क्यू वी साइन फाई ओवर आर स्केयर। और अगर हम इसको किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से डिस्क्राइब करते हैं तो अगर हम इसे किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी से लिखें तो आपके पास जो बी है वो आ जाएगा सो बी इज इक्वल टू क्यू वी साइन फाई ओवर आर स्केयर। अगर हम इसको एज इट इज भी रहने दें तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज इफ वी हैव अ चार्ज q which is moving with the velocity v and at distance r. If we wish to calculate the magnetic field then that magnetic field b is equal to q v sin phi over r square. और अगर हम इसको वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें, अब देखिए अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? अ यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 और उसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। सो अगर मैं इसको यूं लिख दूं b इज इक्वल्स टू, और अगर हम इसकी जगह r हैट मैग्नीट्यूड लिख देते हैं तो r हैट क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज, मैंने साथ क्या लिखा है, वो लाइंस क्या शो कर रही हैं आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड। साइन फाई लिख दें या थीटा लिख दें, बोथ आर सेम। तो ये r हैट और v क्या है? v इज द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, r हैट इज द यूनिट वेक्टर एंड sin phi इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड r। अगर आपके पास ये एक चार्ज q है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर मैं इसके अराउंड किसी इस पॉइंट पे, ये कोई p पॉइंट है जिस पे मैं इसकी अगर वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, सो दिस इज r एंड दिस इज द एंगल बिटवीन, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, एंड दिस इज r, the distance r, and this velocity and r has this angle phi। ये एंगल क्या है आपके पास, phi है।
सो फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी, सेकंड वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर एंड देन साइन फाई. सो अगर आपके पास ए बी साइन थीटा हो, या अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी सो हम इसको फिर यूं लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस आर हैट ओवर आर स्क्वायर. और अगर हम आर हैट को यूं लिख दें, तो ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो अगर आप इसकी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा. तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी विल बिकम क्यू वी क्रॉस आर ओवर आर क्यूब. ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा. So this becomes b is equals to q v cross r over r cube. ये बन जाएगा आपके पास. This was all about the magnetic field due to a moving charge. If we have a current carrying wire in which I current flows through the wire, so अगर आपके पास ये देखो कि अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास क्या आता है कि जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो मूव. बट इफ वी वांट टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर लेते हैं जिसके अराउंड क्या हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी. सो अगर हम यही एक्सप्रेशन जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट की है, सो अगर आपके पास पूरी वायर का कोई आप पार्ट लेते हैं, तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू क्या आएगी, डी बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी क्यू. अब आपके पास अगर टोटल चार्ज क्यू है, तो एक जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू वी ओवर क्रॉस आर ओवर आर स्केयर. ये आर अभी हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखे, हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दें या फिर आर ओवर आर क्यूब के फॉर्म में लिख दें, एक्सप्रेशन का सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजिंग ऑफ टर्म्स है. बेसिकली दिस ऑल मीन्स द सेम. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर स्केयर के प्रोपोर्शनल होगी. अगर मैं इसमें वेलोसिटी की जगह ये पुट कर देती हूँ डी एस ओवर डी टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो अब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को अगर आप रीअरेंज करें तो डी क्यू ओवर डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, आई के. सो फिर ये जो टर्म थी डी क्यू ओवर डी वी, दिस डी क्यू ओवर डी वी कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई डी एस. सो अगर हम इस आई डी एस को उधर पुट कर देते हैं, इसका मतलब है ये जो डी क्यू इंटू वी है ये किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, आई डी एस के साथ. सो दिस एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स ये बन जाएगा. सो इधर अगर आप आर हेड की जगह दोबारा से वेक्टर पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा,
dB will be equal to mu naught over 4 pi I ds cross r over r cube, and this is called as Biot-Savart law. इसको मैंने एक और स्लाइड में भी शेयर किया हुआ है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इफ यू हैव अ करंट कैरिंग वायर, ये वायर है आपके पास, B का एक्सप्रेशन अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ले लेते हैं कि Q इज द टोटल चार्ज थ्रू द कंडक्टर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू वी साइन थीटा ओवर आर स्केयर है। सो यहाँ पर अगर आप V की जगह, इस V की जगह अगर हम इस क्यू V की जगह अगर हम ds ओवर dt ये पुट कर देते हैं, ये ds ओवर dt अगर पुट करते हैं, सो ds ओवर dt में आपके पास उसी तरह से फिर q ओवर dt किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। सो फिर आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये किसके इक्वल आ जाएगी, B विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ds sin theta over r square, and this is called as Biot-Savart law. मैम आर स्क्वायर क्या चीज़ है? r is the distance, ये देखें यहाँ पे मैंने अलग से दोबारा बता दिया। देखो ना, अगर ये एक चार्ज है जो इस तरह से मूव कर रहा है, सो इसके अराउंड ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है ना, स्क्रीन पे ये मैंने शेयर कर दिया, ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, सो आर बेसिकली क्या है, उस चार्ज का या उस वायर का आर से डिस्टेंस है। जैसे मैंने भी शुरू में भी आपको डायग्राम्स में इस बात को शो किया था, इधर बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है ना, ये चार्ज, सॉरी ये लिखता जा रहा है, आपके पास चार्ज Q है, ये वेलोसिटी है V है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे आप फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट का उस चार्ज या उसका करंट कैरिंग वायर से जो डिस्टेंस है दैट इज R, वो R है आपके ओके पास। मैम। So this is called as Biot-Savart law. This statement is basically this equation is basically the statement of Biot-Savart law, where phi is the angle between the vector ds and the current. R is the distance between the point of observation and the current element, and I is the current. I repeat, phi is the angle between the vector ds, which indicates the direction of current, and the vector r, and vector r is the distance, is the direction or is the distance between the current element, current carrying wire, and the point of observation P.